नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। क्लास 10th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात करते हुए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का हमारा एक चैप्टर है जिसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। और अपनी आज की इस पूरी क्लास के अंदर ये चैप्टर हमें खल्लास खत्म फिनिश कर देना है। एक ही क्लास के अंदर हमारे पूरा का पूरा चैप्टर आप देखते हैं कि संपूर्ण होगा। चैप्टर का नाम आप देख ही पा रहे हैं, लोकतंत्र के परिणाम। पेपर के संदर्भ में दोस्तों ये चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, इसीलिए हम लोग इसको बहुत ही गहराई के साथ बहुत ही सरलतम तरीके से आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलिए समय को बिल्कुल भी व्यर्थ करे बिना हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपनी आज की क्लास के सभी बिंदुओं को आपके सामने डिस्कस करते हैं। हम लोग आखिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई लोकतंत्र जो है वो कैसा होता है। दुनिया के अंदर देशों को चलाने के हमारे पास अलग अलग तरीके दिखते हैं। हमारे पास राजतंत्र है, हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास सैन्य तंत्र है, हमारे पास तानाशाही है। इन सभी शासन व्यवस्थाओं में सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था लोकतंत्र को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे। लोकतांत्रिक देशों के अंदर हमें आर्थिक समृद्धि होते हुए दिखती है और कैसे लोकतांत्रिक देशों में विकास का स्तर रहता है वो देखेंगे। उसी के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था से बेहतर होती है, अगर होती है तो क्यों होती है वो समझेंगे। और लोकतंत्र के अंदर क्या हम लोग गरीबी को समाप्त कर पाते हैं, क्या लोकतंत्र के अंदर से असमानता जो होती है वो हम खत्म कर पाते हैं, इन बिंदुओं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि दोस्तों आपका पूरा का पूरा ध्यान कक्षा कक्ष के अंतर्गत होगा, हम लोग अपनी आज की इस क्लास को आपके सामने रखेंगे। और तो पूरे बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को बहुत ही बारीकी के साथ आप लोगों को समझना होगा और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आप लोगों को अपने समक्ष बिल्कुल भी नहीं आने देना होगा। स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन हमारे बच्चों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो यहां पर हमारा ये बिंदु है जिसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बातों को मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, है ना। कौन सी बातें हैं, चलिए उनको एक एक कर हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग दुनिया के अंतर्गत देखें दोस्तों कि दुनिया के अंतर्गत जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं, है ना, शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि दुनिया में देशों को किस किस तरीके से चलाया जाता है। तो यहां पर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। हम देखते हैं दोस्तों कि एक तो हमें दिखता है क्या दोस्तों, राजतंत्र। और राजतंत्र के अंदर क्या होता है, राजतंत्र के अंदर आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति होता है ना, या फिर आप देखते हैं कि एक व्यक्ति का परिवार होता है और वही परिवार या फिर वही व्यक्ति क्या करता है, समस्त देश के ऊपर शासन करता है। इसी परिवार के लोग बार बार देश के राजा बनते रहते हैं। दूसरी जो शासन व्यवस्था होती है दोस्तों, उसे हम लोग लोकतंत्र के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र के अंदर देश की जनता के बीच से आप लोग देखते हैं कि क्या होता है, कुछ लोगों का चुनाव होता है और ये जो चुने हुए लोग होते हैं इनको हम लोग नेता कहते हैं। और ये नेता लोग देश को चलाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देश को चलाने की जो पावर होती है वो देश की जनता के पास होती है। शासन व्यवस्था का जब हम तीसरा रूप देखते हैं दोस्तों, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है, आप देखते हैं दोस्तों, सैन्य तंत्र। अब सैन्य तंत्र का मतलब क्या होता है, सैन्य तंत्र का मतलब होता है कि जहां पर किसी देश के अंदर अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, है ना, उसको हटाकर जब देश की सेना क्या कर लेती है दोस्तों, देश को चलाने की सारी शक्ति अपने पास रख लेती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सैन्य तंत्र के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है। वहां पर देश की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया और वहां पर सेना ने कब्जा कर लिया, सेना ने तख्ता पलट कर दिया, सेना ने देश को चलाने की शक्ति अपने पास रख ली। शासन व्यवस्था का जब हम चौथा रूप देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, तो हमें देखने को मिलती है तानाशाही, है ना। और तानाशाही भी इसे कहा जाता है और उसी के साथ साथ इसका एक और शब्द है, इसको अधिनायकवाद भी कहा जाता है ना, अधिनायकवाद। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग देखते हैं दोस्तों कि कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आता है और फिर लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आया हुआ व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही क्या कर देता है, ध्वस्त कर देता है या फिर समाप्त कर देता है और देश को चलाने की सारी शक्ति वो अपने पास रखता है ना, देश को चलाने की सारी शक्ति वो अपने पास रखता है। एक ही व्यक्ति के पास देश को चलाने की सारी शक्तियां होती हैं, उसी को हम लोग तानाशाही या फिर अधिनायकवाद कहते हैं। आपको याद होगा जब कक्षा 9th में आप लोगों ने
जर्मनी के बारे में पढ़ा था, है ना, नाजीवाद और हिटलर के बारे में पढ़ा था। तो हिटलर जो था दोस्तों, आप सभी को दिखता है कि वो पहले लोकतांत्रिक तरीके से ही जीता था। फिर देश के अंदर जब वो अपने देश का प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर बन गया, तो उसने देश को चलाने की सारी शक्तियां अपने पास रख ली, देश के संविधान को ही फाड़ कर फेंक दिया, देश के संसद में आग लगा दी और कहा कि भैया अब देश का सर्वे सर्वा मैं हूं, मैं ही देश को चलाऊंगा। तो देशों को चलाने के ये 4 तरीके हमें मुख्य तौर पर देखने को मिलते हैं: राष्ट्रतंत्र, लोकतंत्र, सैन्य तंत्र और तानाशाही या फिर अधिनायकवाद। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका है जिसमें हमें दिखता है कि लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है ना, कौन सा ऐसा तरीका होता है जिस शासन व्यवस्था में जो लोग होते हैं उनको आजादी मिलती है, कौन सी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां पर सबको समान माना जाता है, कौन सी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां पर लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। देखिए, राजतंत्र के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि राजा और राजा के परिवार की चलती है, सैन्य तंत्र के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि सेना और सेना के अधिकारियों की चलती है, तानाशाही के अंदर वो व्यक्ति जो शासन कर रहा है उसकी चलती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके अंदर आप लोग देखते हैं कि जो देश की जनता होती है ना उनकी चलती है। देश की जनता, है ना, आप देखते हैं दोस्तों अपने ही बीच में से कुछ लोगों को चुनती है और नेता बनाती है, और ये जो चुने हुए लोग होते हैं यही फिर क्या करते हैं, देश के शासन को चलाते हैं, है ना। तो दी गई सभी शासन व्यवस्थाओं में हमारा जो लोकतंत्र है दोस्तों वो काफी बेहतरीन होता है। क्यों बेहतरीन होता है, इसी पर आधारित हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि सैन्य तंत्र हुआ, तानाशाही हुई या फिर ये जो राजतंत्र हुआ, इन चारों के चारों शासन व्यवस्थाओं में हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। काहे को है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भैया हमारा जो ये जो लोकतंत्र है ना, इसकी कुछ मूलभूत विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। क्या? देखो, नागरिकों के बीच में आप लोग देखते हैं कि जो लोकतंत्र होता है ना वो समानता बढ़ाता है। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, हमारे देश के अंदर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की जातियां, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि जितने भी धर्म हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी जातियां हैं, इन सभी को समान माना गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि एक धर्म ऊंचा है दूसरा धर्म नीचे है, एक जाति ऊंची है दूसरी जाति नीचे है, एक भाषा ऊपर है दूसरी भाषा नीचे है। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है जहां पर हम लोग देखते हैं कि जो नागरिक होते हैं उनके बीच में सबको समान माना जाता है और समानता को बढ़ाया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे बेहतरीन खूबी जो है दोस्तों उसको हम लोग देखते हैं, वो क्या है? वो ये है कि यहां पर ना व्यक्ति को गरिमा बढ़ाई जाती है। सर गरिमा कौन सी? रोल नंबर 16 जो हमारी क्लास में बैठती है? नहीं मेरे लाल, गरिमा का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आप देखते हैं कि जो लोग होते हैं ना उनको सम्मान दिया जाता है ना, उनको सम्मान दिया जाता है। जब आपको याद होगा दोस्तों कि जब इलेक्शन टाइम आता है तो नेता लोग आपके घरों में आके हाथ जोड़ते हैं कि माई बाप कैसे हैं आप, हमें याद रखिएगा, वोटिंग हमें ही दीजिएगा, है ना। जनता की कदर होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। गरीब से गरीब व्यक्ति कानून की मदद से आप देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, है ना, अपने इलाके के अधिकारी, किसी के भी खिलाफ कोई केस कर सकता है। व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हर एक नागरिक को सम्मान दिया जाता है, हर एक नागरिक की इज्जत की जाती है और हर एक नागरिक की इज्जत को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश की जाती है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्णय लेने की गुणवत्ता में भी सुधार रहता है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जब भी फैसले लिए जाते हैं ना तो बहुत ही सोच समझ कर लिए जाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि बहुत ही विचार विमर्श कर कर किए जाते हैं। आपने देखा संसद में हमारे नेता लोग बैठते हैं, डिस्कशन होता है कि क्या हमें इस चीज पर कानून बनाना है, अगर बनाना है तो क्यों बनाना है, अगर नहीं बनाना तो क्यों नहीं बनाना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप देखते हैं कि जो फैसले लिए जाते हैं वो डिस्कशन करके, विचार विमर्श करके लिए जाते हैं, और इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लिए गए फैसले काफी बेहतर होते हैं। अब कोई राजा हुआ, वो तो बिना सोचे समझे बस ऑर्डर दे देता है कि भैया कल से ये कानून बना दो, डिस्कशन नहीं किया जाता। और इसी वजह से हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में डिस्कशन होने की वजह से, है ना, विचार विमर्श होने की वजह से जो फैसले लिए जाते हैं उनमें बेहतरी होती है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान की जाती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सबकी बातों को सुना जाता है। अगर देश के अंदर हमारे पास भिन्न भिन्न समाज हैं, कोई सामाजिक समूह हुआ जो भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपने आप को पिछड़ा हुआ मानता है, और अगर वो किसी तरीके से विरोध करता है तो उनको शांतिप्रिय तरीके से विरोध करने की इजाजत भी लोकतंत्र में दी जाती है। उनकी बात को सुना जाता है, उनकी समस्या का निवारण किया जाता है। और सबसे बेहतरीन बात जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सभी शासन व्यवस्थाओं में सबसे बेहतरीन बनाती है दोस्तों, वो ये है कि लोकतंत्र के अंदर अगर आपसे गलती हो जाए ना तो आप उस गलती को सुधार भी सकते हैं। मान लीजिए कि आज चुनाव हुआ और मैं इलेक्शन में आपके सामने खड़ा हुआ और मैंने कहा कि भैया
आपसे कह रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए ना, आप हमको वोट देंगे तो हम आपके घर में वाईफाई लगवा देंगे, आप हमको वोट देंगे तो हम आपके घर के बाहर बड़ा सा बिजली का खंभा लगवा देंगे। ए भैया हमको ही वोट दीजिएगा। और आप मेरी बातों में आए, आपने मुझे वोट दे दिया। अब इलेक्शन जीतने के बाद भाई ना तो मैं दिख रहा हूं और ना ही मेरे वादे दिख रहे हैं, है ना। आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपके फोन तक भी नहीं उठा रहा हूं। तो जनता ने मुझे तो चुन लिया मेरे इन वादों की वजह से, लुभावने वादों की वजह से, लेकिन आप देखते हैं कि मैं उन वादों को पूरा नहीं कर रहा। जनता को समझ में आ गया कि भाई ये जो आदमी है ना, ये बड़ा शैतान है, इसको हमें नहीं चुनना है। अब फिर 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन होंगे और जब मैं दोबारा आपसे वोट मांगने जाऊंगा तो क्या आप मुझे वोट देंगे? नहीं। आपने अगर पहले बार आप देखते हैं कि अगर पिछले चुनाव के अंदर कोई गलती करी हो, किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लिया हो जो आपने काम को पूरे तरीके से नहीं करता, तो अब आप उसको सही कर सकते हैं, आप एक योग्य व्यक्ति को चुन सकते हैं। और ये जो गलतियां आपने अपने नेता को चुनने के संदर्भ में की हो, आप देखते हैं कि उसको सही किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की जो मूलभूत विशेषताएं रही थी उनको आप सभी के सामने प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। और यहां पर लिखा है कि लोकतांत्रिक सरकारें प्रभावी होती हैं। ठीक, अब ये लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है एक बार इसको हम लोग समझते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे बच्चों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया जब भी हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के अंदर हमें क्या चीज सबसे पहले देखने को मिलती है दोस्तों? हर दुनिया के लोकतांत्रिक देश में आपको चुनाव होता हुआ दिखेगा। और चुनाव के जरिए क्या होता है दोस्तों कि उस देश के अंदर मौजूद जो 18 साल से बड़े लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं दोस्तों कि वो लोग अपने नेता लोग को चुनते हैं, है ना। वो अपना एक मुखिया चुनते हैं या फिर एक नेता चुनते हैं। तो हर लोकतांत्रिक देश में हमें चुनाव होते हुए दिखता है। हर 18 साल से जो बड़ा व्यक्ति होता है, महिला पुरुष, वो अपने नेता को चुनता है। अब जितने भी ये जीते हुए नेता लोग होते हैं ना, ये अपना एक समूह बनाते हैं ताकि ये देश को सही तरीके से चला सकें। और इसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सरकार कहते हैं, है ना। और ये सरकार देश को चलाने के कानून बनाती है, देश में शासन व्यवस्था को सही से लागू करती है। अब यही बात यहां पर पूछी जा रही है कि क्या लोकतांत्रिक सरकारें प्रभावी होती हैं? कि जो भी लोकतंत्र के अंदर हमें नेता लोगों का समूह दिखता है जो देश से संबंधित नियम और कानून बनाते हैं, क्या वो सच में इफेक्टिव होते हैं या फिर हवाबाजी होती है? ये हम लोग समझते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि जितनी भी अलोकतांत्रिक सरकारें हैं, है ना, जैसे अगर मैं देखूं कि अगर कोई ऐसा देश है जहां पर राजा का राज है, अगर कोई ऐसा देश है जहां पर सेना का राज है, अगर कोई ऐसा देश है जहां पर एक तानाशाह का राज है, तो ऐसे देशों के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो फैसले लिए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लाभ को देखकर बनाए जाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सबका साथ, सबका विकास किया जाता है, सबकी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो जीते हुए नेता लोग होते हैं ना, आप देखते हैं दोस्तों कि ये सब लोगों की जरूरतों को पूरा करने की चेष्टा करते हैं और उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं या फिर जिस भी देश के अंदर हमें बहुसंख्यक लोग दिखते हैं। बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है ना। देखो, बहुसंख्यक का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी संख्या हमें देश में ज्यादा दिखती है। जैसे हमारे प्यारे भारत देश के अंदर हिंदी भाषा बोलने वाले लोग 40% हैं, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी बोलने वाले लोग हमारे देश में बहुसंख्यक हैं। और अल्पसंख्यक लोग वो होते हैं जिनकी संख्या आपको क्या दिखती है दोस्तों? देश के अंदर कम दिखती है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि यह देखा जाता है कि जिस उस देश के अंदर चाहे बहुसंख्यक लोग हों या फिर अल्पसंख्यक लोग हों, अर्थात जिनकी संख्या देश में ज्यादा हो, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी संस्कृति के आधार पर, और चाहे जिनकी संख्या कम हो, आप देखते हैं कि दोनों का ही क्या किया जाता है दोस्तों? ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ एक समूह का ध्यान रखा जाएगा, दूसरे का नहीं। सबको साथ लेकर आप लोग देखते हैं कि चीजें की जाती हैं। और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आखिर सभी शासन व्यवस्थाओं में बेहतर क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह एक ये है दोस्तों कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो फैसले लिए जाते हैं ना, आप देखते हैं दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं आपको थोड़े डिस्कशन करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। अब यहां पर एक चीज हमें देखने का फायदा मिल रहा है दोस्तों। क्या हम लोग ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जब फैसले लिए जाते हैं, है ना, जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उस पर आप देखते हैं दोस्तों कि डिस्कशन होता है ना, उस पर आप लोग देखते हैं कि डिस्कशन होता है। लेकिन जो राजतंत्र हुआ या फिर आप लोग देखते हैं कि जो सैन्य तंत्र हुआ, वहां पर फैसले जल्दी जल्दी हो लेते हैं, है ना। और जल्दी जल्दी फैसले होने की वजह से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं गलत फैसले होने की संभावना बनी रहती है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि उसमें सबको साथ लेकर चला जाता है। अल्पसंख्यक हुए, बहुसंख्यक हुए, सबका साथ, सबका विकास किया जाता है।
राष्ट्रतंत्र में, सैन्य तंत्र में फैसले जल्दी लिए जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो फैसले गलत हो सकते हैं। आपने जरूर सुना होगा, जल्दी का काम शैतान का काम होता है ना। तो अगर जल्दी जल्दी फैसले लिए जाते हैं बिना सोचे समझे तो वो गलत हो सकते हैं। वहीं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो विचार विमर्श कर फैसले लिए जाते हैं, अपेक्षाकृत वो पहले से बेहतर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि लोकतंत्र में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि बातचीत और मोल भात के आधार पर काम चलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हर चीज को डिस्कशन कर कर किया जाता है, विचार विमर्श होता है। कोई भी देश से संबंधित अगर फैसला लेना होता है तो हमारी आप देखते हैं दोस्तों कि जितने भी नेता लोग होते हैं ये संसद में बैठकर डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या हम कानून बनाएं कि नहीं बनाएं। उस पर आप देखते हैं कि पूरे पूरे तौर पर वोटिंग होते हुए दिखती है। लोकतांत्रिक सरकार जो होती है दोस्तों, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या करती है दोस्तों, पारदर्शिता के साथ दिखाती है ना। अर्थात आप ये देखते हैं कि जो भी फैसले नेता लोग लेते हैं लोकतंत्र के अंदर, ऐसा नहीं होता कि बंद कमरे में लिए जाते हैं। संसद में कैमरे लगे होते हैं। देश का हर व्यक्ति चैनल जो होता है लोकसभा का, उसके जरिए उस पूरी की पूरी लाइव टेलीकास्ट को देखता है और वो देखता है कि उनके नेता लोग किस तरीके से काम को कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के अंदर चीजों को छुपा कर नहीं किया जाता। राजा होगा, सेना होगी, है ना, कोई नेता होगा जो तानाशाह होगा, तो वो तो बंद कमरे के अंदर कोई भी किस तरीके से भी काम कर देगा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपको पूरे तौर पर पारदर्शिता दिखती है और जो भी फैसले लिए जाते हैं नेताओं के द्वारा वो विचार विमर्श कर लिए जाते हैं। और पूरे तौर पर आप लोग ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबको आगे बढ़ाने की कोशिश आप देखते हैं कि की जाती है ना। फैसले इस तरीके से लिए जाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रभावी हो सके और देश के हित को आगे बढ़ा सकें, है ना। अब यहां पर एक शब्द आपके सामने रखा गया है जिसे हम लोग पारदर्शिता कह रहे हैं। इस पारदर्शिता शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जितने भी हमारे ये नेता लोग होते हैं ये चुनाव जीतने के बाद संसद में बैठते हैं और संसद में बैठने के बाद ये लोग क्या करते हैं, देश को चलाने संबंधी नियमों को या फिर कानूनों को बनाते हैं। क्या ये नेता लोग किसी भी तरीके के कानून को बना सकते हैं? क्या जनता को पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से कानून बन रहे हैं? ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको पता है कि देश की लोकसभा हुई, देश की राज्यसभा हुई, यहां पर आपको पूरे तौर पर पारदर्शिता देखने को मिलती है। कैमरे लगे होते हैं और इन कैमरे के जरिए लाइव टेलीकास्ट होता है। आप देखते हैं कि आपके नेता लोग किस तरीके से विचार विमर्श कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कौन सा कानून बन रहा है। हर एक चीज पूरे तौर पर खुली होती है, कोई भी चीज छिपाई नहीं जाती। लोकतंत्र के अंदर आपको क्या दिखता है दोस्तों, पारदर्शिता देखने को मिलती है। पारदर्शिता से तात्पर्य है कि भैया कि देश का जो नागरिक है, जो अपने नेता लोगों को चुनता है ना, आप लोग क्या देखते हैं कि नेता लोग जब चुन लिए जाते हैं और जब उनको देश से संबंधित कोई नियम और फिर फैसला लेना होता है तो वो कोई भी नियम और फैसला आप लोग देखते हैं दोस्तों कि छुप कर नहीं करते, बंद कमरे में नहीं लेते। उसमें आपको पूरे तौर पर पारदर्शिता, है ना, पूरे तौर पर आपको सच्चाई देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोग ये भी देखते हैं कि अगर कोई नेता है उसने कोई काम किया है, अगर कोई नेता है उसने कोई काम किया है, या फिर आप लोग देखते हैं कि उसने कोई किसी प्रकार से कोई वादा किया है ना, या फिर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों उनके द्वारा किसी सड़क को बनाने का काम उठाया गया है, तो आप देखते हैं कि वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। नेता जो होगा वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नागरिकों को देगा कि भाई सड़क जो थी मैंने इस बिल्डर से बनवाई है, ठीक है, और ये जो बिल्डर था उसने कितना खर्चा हमसे करवाया, ठीक है, कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा बचा, है ना। ये सब चीजें आप लोग देखते हैं कि आपको लोकतंत्र के अंदर देखने को मिलती है। क्या आप अपने राजा से पूछ सकते हैं, अगर देश के अंदर राजा का राज होगा, ए भैया राजा जी जरा हमें बता दीजिए ये जो पीछे गली में आपने सड़क बनवाई है इस पर कितना खर्चा आया? क्या आप ऐसा पूछ सकते हैं? आप पूछ नहीं सकते हैं। राजा आपको जान से मरवा देगा। ये तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होती है जो जनता को ये अधिकार देती है, ये शक्ति देती है, एक प्रकार से हर एक नागरिक को सम्मान देती है कि वो अपने शासकों से आप देखते हैं कि दोस्तों प्रश्न पूछ सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो हर एक तरीके को ना, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं होती है लोकतंत्र में। जब आप नेता लोगों से पूछेंगे तो उनको दिखाना होगा, पूरी चीज खुली हुई है कि भैया हाँ हमने सड़क बनवाई, इस आदमी से बनवाई, इतना खर्चा हुआ, इतना पैसा बचा। और इसी को हम लोग पारदर्शिता कहते हैं कि कोई भी चीज लोकतंत्र के अंदर छुपी नहीं होती है। हर एक चीज जन कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए आपको खुली किताब की तरह देखने को मिलती है। एक और बड़ी विशेषता देखिए, लोकतंत्र के अंदर कोई भी चीज छुपी नहीं होती, हमें पारदर्शिता देखने को मिलती है, ये तो हमने देखा, है ना। अब यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों कि लोकतंत्र के अंदर हमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर जो हमें देखने को मिलता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का, उसे कहा जाता है जवाबदेही, है ना। जवाबदेही इसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं या फिर जो आपके नेता लोग होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। आपके देश का राष्ट्रपति हुआ, आपके देश के प्रधानमंत्री हुए, आपके राज्य के मुख्यमंत्री हुए, आपके इलाके का सांसद हुआ, आपके इलाके का विधायक हुआ, है ना। ये सभी नेता लोग, जितने भी नेता लोग चुने जाते हैं, ये सभी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अरे भाई जनता के नौकर होते हैं। आप देखते हैं दोस्तों कि ये जनता के सेवक होते हैं। जनता सवाल पूछेगी, बताइए जी आपको हमने वोट दिया था और आपने कहा था कि आप हमारी सड़क बनवाएंगे,
कब तक बनवाएंगे, है ना, कब तक बनवाएंगे ये बताइए। क्या नेता लोग जवाब देंगे? देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो जनता के सेवक हैं। आप अगर सवाल पूछते हैं तो नेता लोगों को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो जनता के सेवक हैं। ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही आपको होता हुआ दिखता है ना। अगर आप किसी राजा से पूछेंगे, राजा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूछें। किसी सैन्य तंत्र वाले देश में कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही है, जहां पर जनता अपने नेता लोगों से सवाल पूछती है। शासन व्यवस्था में अगर उनको किसी तरीके की कोई गलती दिखती है तो अपने नेता लोगों से सवाल पूछते हैं और नेता लोग उनका जवाब आपको देते हुए दिखते हैं, है ना। और इसी तरीके से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसी वजह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सभी शासन व्यवस्थाओं में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। पारदर्शिता है, हर चीज खुली हुई है, किसी चीज की कोई छुपावट नहीं है, और जनता आप देखते हैं दोस्तों कि सवाल पूछती है और नेता लोगों को जवाब देना पड़ता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है वेद सरकार। अब ये वेद का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि देश के अंदर अगर हम लोग जब भी बात करते हैं किस चीज की दोस्तों, कि अगर हम लोग लोकतंत्र वाले देश की बात करते हैं, जहां पर लोकतंत्र होता है वहां पर हमें चुनाव होते हुए दिखता है। और चुनाव होने के बाद ये जो नेता लोग आ जाते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये अपना एक समूह बनाते हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप लोगों को देश को चलाना है, और इसी समूह को हम लोग सरकार कहते हैं, है ना। अब ये जो नेता लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि तुम अपने देश को चलाओ, है ना, देश के लिए कानून और नियम बनाओ, क्या ये अपनी मर्जी से नियम बना सकते हैं? क्या ये अपनी मर्जी से देश को चला सकते हैं? क्या ये अपने तरीके से देश में बदलाव कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें चीज दिखती है दोस्तों, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संविधान कहते हैं। और हर एक सरकार जो होती है या फिर हर एक जो नेता होता है, वो देश के संविधान के अनुरूप ही क्या करता है, काम करता है। अगर देश में कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो देश के संविधान के विरुद्ध हो, जो देश के संविधान के खिलाफ हो, तो आप देखते हैं कि आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, है ना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जो भी कानून बनते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, वो संविधान के अनुरूप होते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग वेद सरकार कहते हैं। कि लोकतंत्र के अंदर जो भी काम किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं दोस्तों, वो पूरे तौर पर आप लोग देखते हैं कि संविधान के अनुरूप किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपने मन मर्जी से कोई भी नियम और कानून बना सकता है। संविधान में जो बातें की गई हैं उसी के तरीके से आप लोग देखते हैं कि सारे कामकाज किए जाते हैं, और इसीलिए हम लोग इसे वेद सरकार या फिर लीगल गवर्नमेंट कहते हैं, है ना। देखिए, वेद का मतलब क्या होता है, कानूनी तरीके से सही। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो भी फैसले, जो भी नियम लिए जाते हैं, वो देश के आप देखते हैं कि संविधान के अनुरूप ही लिए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी ही नहीं, है ना। तो लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता है, किसी चीज की कोई छुपावट नहीं होती। लोकतंत्र के अंदर नेता लोग जवाबदेह हैं, आप प्रश्न पूछेंगे नेता लोग जवाब देंगे। तीसरा है दोस्तों कि लोकतंत्र के अंदर हमें वेद सरकार देखने को मिलती है, अर्थात जो नेता लोग चुनकर आते हैं ना, वो अपनी मनमर्जी से काम नहीं करते हैं, वो देश के संविधान के अनुरूप काम करते हैं। और आप देखते हैं कि वो देश के संविधान के अनुरूप ही काम करेंगे। अगर वो देश के संविधान के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो आप उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को वेद सरकार कहते हैं, क्योंकि ये नियम के अनुसार चलती है, अपनी मनमर्जी से नेता लोग काम नहीं करते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं रही थी लोकतंत्र से संबंधित और लोकतंत्र की विशेषताओं से संबंधित। अब एक प्रश्न हमारे पेपर में पूछा जाता है, वो ये है कि लोकतंत्र किस प्रकार एक वेद सरकार को जन्म देता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जो सरकार होती है वो एक लीगल गवर्नमेंट होती है। लीगल गवर्नमेंट का मतलब कि वो एक सही गवर्नमेंट होती है, वो कानून के अनुरूप काम करती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मौजूद जो हमारे ये नेता लोग होते हैं, क्या ये अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हैं? क्या ये अपने तरीके से देश को चला सकते हैं? नहीं नहीं। आपको पता है कि देश के अंदर संविधान बना हुआ है, देश के संविधान के अनुरूप ही देश का राष्ट्रपति चलता है, देश का प्रधानमंत्री काम करता है, आपके राज्य का मुख्यमंत्री काम करता है, आपके विधायक हुए, सांसद हुए, आपके जिला अधिकारी हुए, हर एक व्यक्ति जो है दोस्तों वो देश के संविधान के अनुरूप ही चलता है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। आप अपने नेता लोगों से पूछेंगे कि भाई हमने आपको चुना था, आपने कहा था कि आप काम कराएंगे, आप कब तक काम कराएंगे? क्या आप ये सवाल पूछ सकते हैं? जी हां, पूछ सकते हैं। क्या आपके नेता लोग जवाब देंगे? देना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है ये एक वेद सरकार है, क्योंकि इसमें जनता के प्रति जवाबदेही होती है। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो नागरिक होते हैं ना, उनके पास पूरे के पूरे तौर पर आप लोग अधिकार देखते हैं। और अगर नागरिकों को लगता है कि सरकार अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो सरकार के खिलाफ ही केस किया जा सकता है कि भाई हमें लग रहा है कि जो सड़क बनाई गई है इसमें जो खर्चा हुआ है, पैसा लगा है, वो ज्यादा लगा है जितने आप बता रहे हैं।
तो सरकार के ऊपर ही केस किया जा सकता है और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, बिना किसी गड़बड़ी के, बहुत ही आप देखते हैं कि सच्चाई के साथ आप देखते हैं कि सरकार के खिलाफ भी जांच की जाती है। उसी के साथ आप देखते हैं कि लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार है। लोकतंत्र के अंदर जो चुनी हुई हमारी सरकार होती है वो आप देखते हैं दोस्तों कि जिम्मेदारी से देश को चलाती है। ये देश के कानूनों के अनुरूप काम करते हैं, है ना। ये देश के अंदर आप लोग देखते हैं देश के संविधान के अनुरूप काम करते हैं और अपनी मनमर्जी से देश के अंदर आप देखते हैं कि ये लोग बिल्कुल भी काम हमें करते हुए नहीं दिखते। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी हमारे नागरिक होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो पूरे तौर पर आप लोग देखते हैं, इसी आधार पर हम कहेंगे कि वो एक वेद सरकार है। लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता है, किसी चीज की कोई भी छुपावट नहीं होती है। लोकतंत्र के अंदर सरकारों को जवाब देना पड़ता है। लोकतांत्रिक सरकार एक जिम्मेदार सरकार है जो सबका साथ सबका विकास करती है। इन सभी आधारों पर यह कहा जाएगा कि लोकतंत्र की जो सरकारें होती हैं वो एक लीगल गवर्नमेंट होती है, यानी कि वो कानून के अनुरूप ही सही तरीके से काम करती है ना। जैसे राजा होगा या फिर अगर कोई तानाशाह है, क्या हम उसे एक वेद सरकार कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि तानाशाही व्यक्ति तो अपने हिसाब से चलेगा, वो देश के संविधान को थोड़ी मानेगा। ऐसे ही जो सैन्य तंत्र है, जहां पर सेना का शासन होगा, क्या उसे हम एक वेद सरकार कहेंगे? नहीं, क्योंकि सेना तो अपनी मनमर्जी से चलेगी, सेना के अधिकारियों से चलेगी, है ना, जैसा वो चाहेंगे। तो लोकतंत्र जो है वो एक वेद सरकार है, क्योंकि वहां पर आप देखते हैं कि जनता के प्रति नेता लोग जवाबदेह होते हैं, सरकार जिम्मेदार होती है, लोगों की भलाई के काम करती है, पारदर्शिता होती है, किसी चीज की कोई छुपावट नहीं होती है। और इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो नेता लोग होते हैं वो देश के संविधान के अनुरूप ही काम करते हैं, अपने मनमर्जी से काम नहीं करते। और इन सभी आधारों पर यह कहा जाएगा कि हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है या फिर जो हमारा लोकतंत्र होता है वो पूरे तौर पर आपको क्या देखने को मिलता है, एक बेहतरीन स्वरूप वाला देश या फिर हमें एक बेहतरीन समाज वाला देश देखने को मिलता है दूसरे शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप। यहां तक तो हमने लोकतंत्र की अच्छी अच्छी बातों को डिस्कस किया और अब तक आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि भाई लोकतंत्र से अच्छा तो कोई शासन व्यवस्था है नहीं। लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि हर एक चीज के हमें दो पहलू देखने को मिलते हैं। क्या लोकतंत्र सच में सबसे बेहतर है? क्या लोकतंत्र में कोई कमियां नहीं है? क्या लोकतंत्र के अंदर कुछ गलतियां नहीं है, है ना? क्या लोकतंत्र के अंदर हर एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से होती है? अब यहां पर हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे और हर एक बिंदु को बहुत ही बारीकी के साथ आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। रखा है दोस्तों आपके सामने जो बिंदु वो ये है कि आर्थिक समृद्धि और विकास, है ना। अब दोस्तों यहां पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भैया कौन से देशों के अंदर हमें विकास होता हुआ दिखता है। सर कौन सा विकास? हमारा दोस्त जो रोल नंबर 18 है? नहीं ये वो नहीं है दोस्त। विकास का मतलब होता है किसी भी चीज का पहले से बेहतर होना। पता है ना आपको, विकास का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज का पहले से बेहतर होना। अब हम लोग ये देखेंगे कि कहां पर हमें अधिक विकास होता हुआ दिखता है, कहां पर हमें अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी नौकरियां देखने को मिलती हैं। लोकतांत्रिक देशों में हमें देखने को मिलती हैं या फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी अलोकतांत्रिक या फिर हम लोग कहते हैं कि जो तानाशाही या फिर जो राजशाही देश होते हैं वहां पर देखने को मिलती है ना। कहां पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों हमें अधिक तौर पर आप देखते हैं कि विकास का स्वरूप देखने को मिलता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमें दिखता है दोस्तों कि साल 1950 से साल 2000 तक के आंकड़े हमारे सामने रखे गए हैं और इन 50 सालों के आंकड़ों से यह दिखता है कि जिन जिन देशों के अंदर तानाशाही देखने को मिलती है या फिर आपको जहां पर राज्य व्यवस्था देखने को मिलती है, राजतंत्र जहां पर देखने को मिलता है, वो अधिक समृद्ध है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि दुबई हुआ, है ना, जिसे हम लोग यूएई के नाम से पुकारते हैं, सऊदी अरेबिया हुआ, कतर हुआ, आप देखते हैं कि ओमान हुआ, है ना, बहरीन हुआ, जितने भी ये देश हैं वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो ये मजबूत देश माने जाते हैं, है ना। इन यहाँ के लोगों के पास अच्छी आप देखते हैं कि लाइफस्टाइल है, यहाँ के लोगों के पास अच्छा पैसा है, ये देश आर्थिक तौर पर समृद्ध है। तो पिछले 50 सालों के आंकड़े अगर देखे जाते हैं तो इन 50 सालों के आंकड़ों में अगर ये चेक किया जाए कि कौन से देश बेहतर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देश ज्यादा अच्छा आगे बढ़ रहे हैं या फिर अलोकतांत्रिक देश जहां पर राजतंत्र है या फिर आपको दिखता है कि जहां पर तानाशाही है, तो हम देखने को मिलता है दोस्तों कि जहां पर तानाशाही वगैरह है ना, जहां पर राजतंत्र है वो आर्थिक तौर पर हमें ज्यादा मजबूत दिखते हैं। दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें से कुछ ही हैं जो आपको महाशक्तिशाली दिखते हैं। जैसे आप देखते हैं कि फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ या फिर अमेरिका हुआ, ये कुछ लोकतांत्रिक देश हैं जो आपको लोकतंत्र होने के बाद भी शक्तिशाली दिखते हैं, समृद्ध दिखते हैं। लेकिन अगर हम दुनिया में पावरफुल देशों की, समृद्ध देशों की, अमीर देशों की श्रेणी देखते हैं, इनमें से अधिकतर देश ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है, या तो वहां पर राजतंत्र है या फिर वहां पर हमें तानाशाही का स्वरूप देखने को मिलता है। तो इसके आधार पर क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसके आधार पर तो हमें यह देखने को लगता है भाई कि लोकतंत्र में तो गलती है ना। इन सभी अगर हम ये देख रहे हैं कि पिछले 50 सालों में दुनिया के अधिकतर जो पावरफुल देश रहे हैं वो तानाशाही रहे हैं या फिर हमें राजतंत्र वाले देश रहे हैं और लोकतांत्रिक देश आपको उतने आगे से आगे बढ़ते हुए नहीं दिखते। तो क्या लोकतंत्र सच में कमजोर है? क्या लोकतंत्र आगे
नहीं बढ़ाता चीजों को, इसके पीछे कुछ वजह है ना, कि लोकतांत्रिक देश हमें तानाशाही वाले देशों के मुकाबले या फिर आप लोग देखते हैं कि जो हमारे राजतंत्र वाले देश हैं उनके मुकाबले पीछे क्यों हैं, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। इसके पीछे वजह यह रही है कि दोस्तों जितने भी दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे अगर हम भारत की बात करें, जैसे हम लोग ब्राजील की बात करें, जैसे हम लोग पाकिस्तान की बात करें, जितने भी ये लोकतांत्रिक देश हमें देखने को मिलते हैं ना, यहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। अब जितने भी तानाशाही वाले देश हैं, सऊदी अरेबिया हुआ, है ना, आप देखते हैं कि बहुत कम पॉपुलेशन उनकी है। ऐसे ही कतर हुआ, ओमान हुआ, बहरीन हुआ, जितने भी देश ये हमें अलोकतांत्रिक दिखते हैं या फिर तानाशाही या फिर राजतंत्र वाले दिखते हैं छोटे, कम जनसंख्या है, और आप देखते हैं कि इसी वजह से ये थोड़े बेहतर कर पाए हैं। लोकतांत्रिक देशों के सामने कुछ समस्याएं रही हैं मूलभूत, वहां जनसंख्या ज्यादा है। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं दोस्तों कि लोकतांत्रिक देशों के अंदर आप देखते हैं कि उनके पास उतने बेहतरीन संसाधन भी मौजूद नहीं है। अन्य देश जो है दोस्तों, इन देशों के, इन नए लोकतांत्रिक देशों के साथ अधिक संबंध नहीं बनाए हुए हैं, और इन्हीं वजहों से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे लोकतांत्रिक देश हैं वो राजतंत्र वाले देशों से या फिर तानाशाही वाले देशों से थोड़ा हमें पीछे देखने को मिले हैं, है ना। आपको दिखता है दोस्तों, ये हमें देखना, और तो इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है ना, यहां पर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक समझ में आया कि अगर हम लोग देखते हैं पैसे के आधार पर कि कहां पर लोगों का जीवन ज्यादा अच्छा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में या फिर आपको दिखता है कि अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, तो देखा जा रहा है कि अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोगों का जीवन अधिक बेहतर है। अगर मैं इस आधार पर आपसे पूछूं, है ना, दोबारा चलेंगे उस बिंदु को जिसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अगर मैं इस आधार पर आपसे पूछूं कि भैया अब तक हमने देखा कि जहां पर राजतंत्र है या फिर जहां पर हमें दिखता है कि तानाशाही है, इन देशों के अंदर जनता अच्छा जीवन गुजार रही है, तो क्या हमें अपने देश के अंदर भी इन्हीं तरीके की शासन व्यवस्था को लागू करना चाहिए? क्या हमें अपने देश के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों लोकतंत्र को हटाकर किसी राजा का राज कर देना चाहिए या फिर किसी तानाशाह को बैठा देना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। अगर आप अपने आसपास के किसी, आप देखते हैं कि निरक्षर व्यक्ति से, जो कम पढ़ा लिखा है, उससे भी अगर आप ये लोग पूछेंगे कि देश में एक राजा का राज हो, तो वो कहेगा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, जनता के पास ही पावर होनी चाहिए। हाँ, लोकतंत्र के अंदर कमजोरी ये है, आप देखते हैं कि इसके अंदर लोगों को ज्यादा समृद्धि नहीं मिली है ना। तानाशाही वाले देश या फिर राजतंत्र वाले देश के जो लोग हैं वो थोड़ा बेहतर अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र वो चीजें देता है जो इन देशों में नहीं मिलती। लोकतंत्र के अंदर आपको आजादी मिलती है, लोकतंत्र के अंदर आप जनता जो है वो अपने नेता लोगों से जवाब पूछ सकती है ना, सवाल पूछ सकती है, उनको जवाब देना होगा। लोकतंत्र के अंदर आप लोग देखते हैं कि वैध सरकार होती है, हर एक चीज कानून के हिसाब से होता है ना। तो ये इन्हीं आधारों पर अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, आर्थिक समृद्धि के मामले में ये तानाशाही वाले देश थोड़े बेहतर हैं, लेकिन हमारा जो लोकतंत्र है वो वास्तविकता में हमें थोड़ा बेहतर देखने को मिलता है। क्यों बेहतर है लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से, इसको हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। वजह यह है कि भाई लोकतंत्र के अंदर स्वतंत्रता मिलती है, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होती है। गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अमीर से अमीर व्यक्ति हो, कानून की नजर में लोकतंत्र के अंदर वो समान होगा, है ना। अगर किसी राजा का राज होगा, अगर आप राजा के रिश्तेदार हैं, अगर आप राजा के दोस्त हैं, तो राजा आपको अपने हिसाब से बचा लेगा अगर आप कोई गलती करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अमीर से अमीर व्यक्ति हो, कानून की नजर में वो समान है। अमीर से अमीर व्यक्ति अगर कोई गलती करेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति कोई गलती करेगा, तो दोनों को समान सजा दी जाएगी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक बहुत ही खूबसूरती होती है। उसी के साथ लोकतंत्र के अंदर आप देखते हैं कि जो नियम और फैसले लिए जाते हैं उन पर खुली बहस होती है, बंद कमरों के अंदर कोई काम नहीं होता। आप देखते हैं कि हर एक चीज की पारदर्शिता होती है। लोकतंत्र के अंदर जो सरकारें बनती हैं वो देश के संविधान के अनुरूप काम करती हैं, इसीलिए उसे वैध सरकार कहा जाता है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी उपस्थिति यह होती है कि वो अपने देश के नागरिकों की भलाई करती है। तो इन सभी बातों के आधार पर यह कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सच में आप देखते हैं कि तानाशाही शासन व्यवस्था से हमें बेहतर देखने को मिलती है। अब यहां पर तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार की कुछ कमियां हैं। अब तो हमने यहां तक ये देखा कि भाई हमारा जो लोकतंत्र है वो तानाशाही से बेहतर है ना, क्योंकि आजादी मिलती है जनता को, सबको समान माना जाता है, खुले तौर पर हर चीज की पारदर्शिता होती है, वैध सरकार देखने को मिलती है और नागरिकों की भलाई हमें यहां पर होते हुए दिखती है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो ये तानाशाही सरकार है या फिर जहां पर हमें राजतंत्र देखने को मिलता है, यहां पर लोकतांत्रिक सरकारों की हमें कुछ कमियां भी देखने को मिल जाती हैं, है ना। लोकतंत्र पूरे तौर पर बेहतर है ऐसा नहीं है, लोकतंत्र के अंदर भी कुछ कमियां हैं। और ये तानाशाही से कमजोर कैसे है,
क्यों इसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करने वाले हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी देश के अंदर जहां पर राजतंत्र है या फिर तानाशाही है, लोकतंत्र में आप देखते हैं कि जो निर्णय होता है दोस्तों उसमें आपको अधिक फैसला लेते हुए दिखता है। लोकतंत्र के अंदर आप देखते हैं कि हर एक चीज जो होती है वो सभी नेता लोग बैठते हैं और उस पर डिस्कशन होता है और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। लेकिन बहुत बार आप देखते हैं दोस्तों कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर जल्दी फैसले लेने होते हैं। आप लोगों ने जरूर सुना होगा दोस्तों कि ये कहा जाता है कि भाई ये तो सरकारी काम है, इसको तो बहुत टाइम लगेगा, 5 साल में बनेगी ये वाली सड़क, 5 साल में बनेगा ये वाला पुल। सुना है ना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आप देखते हैं क्योंकि हर एक चीज बहुत ही डिस्कस कर की जाती है, हर एक चीज पर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, तो इसीलिए काम की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है, फैसले लेने में आप देखते हैं कि देरी आते हुए दिखती है। वहीं राजतंत्र वाले देशों में आप देखते हैं कि फटफट फैसले लिए जाते हैं, जिससे काम की गति आपको थोड़ी तेज होती हुई दिखती है। तो ये बड़ी कमी हमें लोकतांत्रिक देशों के अंदर देखने को मिलती है कि वो फैसले लेने में थोड़ी देरी दिखाते हैं, अधिक समय लेते हैं। वहीं अलोकतांत्रिक देशों के अंदर आप देखते हैं कि ऐसी कोई औपचारिकता नहीं होती, वो जल्दी जल्दी फैसले लेकर काम की गति को आगे बढ़ाते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों कि तानाशाही सरकार की तुलना में अगर देखा जाए जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो ज्यादा खर्चीली होती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आप देखते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं और भारत के जो लोकसभा के चुनाव हैं वो तो दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे चुनाव होते हैं। बड़े स्तर पर रैलियां होती हैं, चुनाव की सभाएं होती हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन निकाले जाते हैं और इसमें भी बहुत बड़ा खर्चा होता है, जो हमें राजतंत्र वाले देशों में या फिर आप देखते हैं कि तानाशाही वाले देशों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहां चुनाव ही नहीं होते हैं। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि तानाशाही के अंदर उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है ना। कि तानाशाही के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो राजा हो सकता है ना, वो आपको कैसा दिखता है, वो राजा या फिर राजा के जो परिवार के लोग या फिर राजा के जो साथी लोग हो सकते हैं, वो आपको थोड़े से आप दिखता है कि जनता की भलाई के लिए काम ना करें, ऐसे होते हुए दिखते हैं। लेकिन राजा जनता के सामने कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करता है, वो जनता के सामने डर बना के रखता है, अपने छोटे अधिकारियों के सामने डर बना के रखता है और उसी डर के आधार पर वो काम करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपको हर एक स्तर पर भ्रष्टाचार दिख जाएगा, है ना। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है कि भाई जो काम करने का सही तरीका है उसके अनुरूप काम नहीं करना। जैसे हमारे देश के अंदर अगर छोटे से छोटा भी कोई सरकारी अधिकारी है, उसको जो काम करना है वो उस काम को करने की ही जनता से पैसे मांगता है कि भाई हमें पैसा दो तब करेंगे। भाई सरकार आपको दे रही है, जनता क्यों दे। आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक देशों के अंदर छोटे से छोटे स्तर पर हमें आप देखते हैं कि लोग काम चोरी करते हुए दिख जाते हैं, है ना, भ्रष्टाचार करते हुए दिख जाते हैं। लेकिन तानाशाही के स्तर पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। राजा कामचोर हो सकता है, लेकिन राजा के जो नौकर हैं वो कामचोर नहीं होंगे। अगर रोज राजा के नौकर ही कामचोर होंगे तो राजा तो मरवा देगा उनको, है ना। तो ये आपको सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है, जहां पर कामचोरी या फिर आप देखते हैं कि देश के खिलाफ जो काम है वो हर एक स्तर पर देखने को मिल जाता है। एक और चीज है कि लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए पैसा जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा पानी के तरीके से बहाया जाता है, जबकि तानाशाही व्यवस्था में तो चुनाव होते ही नहीं है, तो पैसा बिल्कुल भी बहाया नहीं जाता। तो कुछ कमियां थी लोकतंत्र की, तानाशाही या फिर हम देखते हैं कि राजतंत्र के संदर्भ में, उसको हमने यहां पर आप सभी के सामने रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ हमारे बिंदु होंगे दोस्तों, उसको एक एक कर हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस करते चलेंगे और कोई भी जटिलता अपने बच्चों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर जिस बिंदु को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है असमानता और उसी के साथ साथ गरीबी में कमी, है ना। अब दोस्तों यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या लोकतांत्रिक देशों के अंदर हमें असमानता देखने को मिलती है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था गरीबी को कम करने में फायदेमंद होती है, मददगार होती है, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्थिक असमानता जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। आर्थिक लेवल पर अगर हम लोग देखें कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ये भारत में ही नहीं हमें दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिलती है ना। तो आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। और भारत अगर देखें दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर अधिकतर जो जनसंख्या है ना, वो हमें गरीब दिखती है, यानी कि उनके पास रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है। इतने कमजोरी हमारे भारत के नागरिकों के अंदर हमें देखने को मिलती है। गरीबों की आय कम होती जा रही है, अमीरों की आय आप देखते हैं दोस्तों की बढ़ती जा रही है, और गरीब और अमीर का जो अंतर है दोस्तों वो हमें बढ़ता जा रहा है। क्या लोकतंत्र जो है, जैसे हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र है, क्या वो इस आर्थिक असमानता को, कि अमीरों का अमीर बनते जाना, गरीबों का गरीब बनते जाना, क्या लोकतंत्र इस अंतर को कम कर पा रहा है? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देखते हैं कि लोकतंत्र जो है वो इसको असफल रहा है, इस कमी को समाप्त करने में लोकतंत्र आपको कहीं ना कहीं असफल रहा है ना। हम देखते हैं कि जो प्रत्येक नागरिक को समान मतदान मिला हुआ है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक चीज आपको मिली हुई है, आपको आजादी मिली हुई है, आप सब समान हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप अपने देश के अंदर आजादी से घूम सकते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं अमीरों और गरीबों के बीच के जो ये अंतर है ना, उसको कम करने में
असफल रही हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं देखा गया है किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर या फिर छोटे लोकतांत्रिक देश के अंदर कि गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम हो गया है, अमीर और गरीब बिल्कुल समान आ गए हैं। ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देखा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को समान वोट देने का अधिकार मिला है, जिससे लोगों में राजनीतिक समानता आती है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि लेकिन गरीबों को लेकर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जितने अवसर मिलते हैं वो अवसर कहीं ना कहीं उनको उतना अच्छा मौका नहीं दे पाते, उनके जीवन को उतना बेहतर नहीं बना पाते। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं बहुत सारे समाज कल्याणकारी काम करती है। सस्ते आप देखते हैं कि जो गरीब समाज के आने वाले बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, लोगों को सस्ता अनाज दिया जाता है। सरकारें मदद तो करती हैं, लेकिन इन मदद से आप देखते हैं कि छोटी मोटा ही बदलाव आता है। जो अंतर बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, वो पूरे तौर पर आप लोग समाप्त होता हुआ नहीं देखते हैं, है ना। अमीर और गरीब का जो अंतर है वो बना ही रहता है। सरकारें मदद पहुंचाती रहती हैं, उस मदद से जितना रिजल्ट आता है वो उतना बेहतर नहीं होता जितना होना चाहिए, है ना। और आप देखते हैं दोस्तों कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सामाजिक तौर पर हम सब लोग समान हैं। हमारे देश के अंदर जाति हुआ, धर्म हुआ, भाषा हुआ, है ना, संस्कृति हुई, उस आधार पर सब लोग हमें समान देखने को मिल जाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमें आर्थिक असमानता को कमजोर करते हुए नहीं दिखती हैं। आर्थिक असमानता आपको लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत दोस्तों दिखती ही दिखती है। सरकारें कोशिश करती हैं, गरीब लोगों को काम देती हैं, लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि जनसंख्या हमारे देश की बढ़ी हुई है और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि देश में बढ़ी हुई जनसंख्या कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा किए जा रहे इन बेहतरीन कामों को पीछे कर देती है। तो लोकतंत्र के अंदर एक बड़ी कमी यह है दोस्तों कि ये ना आर्थिक असमानता को कम नहीं कर पा रहा है, ये खत्म नहीं कर पा रहा है, जैसा है वैसा ही उपस्थित है। उसी के साथ दोस्तों राजनीतिक समानता हमें देखने को मिलती है। एक बहुत अच्छी बात अगर देखी जाए दोस्तों कि जो लोकतंत्र के अंदर हमें देखने को मिलती है कि भैया लोकतंत्र के अंदर आप किसी भी जाति से हो, आप किसी भी धर्म से हो, है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि आप किसी भी वर्ग से आते हो, आप सभी को समान माना जाता है। देश के चुनाव में आप लोग क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना नेता चुन सकते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक तौर पर सबको समान माना गया। आर्थिक तौर पर तो सब समान नहीं हो पाए हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अमीर और गरीब का अंतर मौजूद है, लेकिन राजनीतिक तौर पर, चुनाव के तौर पर कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को अपना नेता बनाया जा सकता है। ये हमें राजनीतिक समानता देखने को मिलती है लोकतांत्रिक देशों में। एक बहुत बड़ी अच्छी बात जो है वो ये है कि लोकतंत्र के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों कि अलग अलग जो सामाजिक विविधताएं हैं ना, उनमें सामंजस्य बिठाया जाता है। अगर आप भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे प्यारे भारत देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं। इन सभी अलग अलग धर्मों को, इन सभी अलग अलग जातियों को, इन सभी अलग अलग भाषाओं को साथ लेकर चला जाता है। सबका साथ, सबका विकास किया जाता है। देश की जो सत्ता होती है, देश को चलाने की जो पावर होती है, वो सबके साथ बांटी जाती है। और इस वजह से भी आप लोग देखते हैं कि जो टकराव होता है ना दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि वो कम हो जाता है, क्योंकि देश में अलग अलग धर्म है, जातियां हैं, समूह हैं, इनके बीच में झगड़ा हो सकता है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन आप देखते हैं कि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको ही देश को चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तुम भी चलाओ, तुम भी चलाओ, तुम भी चलाओ। और इसकी मदद से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि देश के अंदर जो मतभेद होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि कम किया जाता है ना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में क्या किया जाता है, आप लोग देखते हैं दोस्तों कि देश के अंदर जो सामाजिक विविधता होती है, विविधता का मतलब है अलग अलग होना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, अलग अलग संस्कृतियों के आधार पर, उनके साथ आप देखते हैं कि सामंजस्य बिठाया जाता है। लोगों के बीच में आप देखते हैं कि जाति, धर्म, भाषा के आधार पर टकराव हो सकता है, स्वाभाविक बात है। लेकिन आप देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर सबको साथ रखा जाता है, व्यक्ति का सम्मान किया जाता है और देश के शासन में सबको शामिल किया जाता है। तो इससे आप देखते हैं दोस्तों कि जो देश को चलाने की पावर होती है, देश को चलाने की जो सत्ता होती है, वो देश के सभी लोगों में बांटी जाती है। और इससे आप लोग देखते हैं कि देश का विकास बहुत सकारात्मक तरीके से होता है। और अगर देश को चलाने की पावर नहीं बांटी जाती तो हालात कैसे हो जाते हैं, फिर तो भाई हालात श्रीलंका के जैसे होते हैं। जैसे श्रीलंका में क्या किया गया था कि जो सिंगली लोग थे श्रीलंका के अंदर, आप देखते हैं दोस्तों कि जो सिंगली भाषी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया था, देश को चलाने की पावर अपने पास रख ली थी। तमिल लोग, जिनकी संख्या कम थी, उनको बिल्कुल भी शासन में शामिल नहीं किया गया था। तो इन दोनों के बीच में आप लोग देखते हैं कि बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई फिर गृह युद्ध में परिवर्तित हो गई थी, जिससे देश तबाह हो गया था, है ना। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अब अगर आप सबको शामिल करते हैं तो देश का विकास होता है, वो टकराव कम होते हैं। अगर आप सत्ता में देश को चलाने की जो पावर है उसमें सबको शामिल नहीं करते तो आपको दिखता है कि उससे झगड़ा हमें होता हुआ दिखता है, विकास भी देश का प्रभावित होता हुआ दिखता है।
अच्छा, कुछ और बिंदु हैं, वो क्या है दोस्तों कि जो हमारे नागरिक होते हैं, जो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, उन सभी को आप लोग देखते हैं दोस्तों कि गरिमा यानी कि सम्मान दिया जाता है, आज़ादी दी जाती है ना? आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश के शासन में आ सकता है और वो अपने समाज को, देश को आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं से प्रभावित कर सकता है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों को आज़ादी देती है, लोगों को सम्मान देती है। आप किसी भी जाति से, धर्म से, भाषा से आए, जनता को कानून की नज़र में समान माना जाता है, उनको आगे बढ़ने का आप देखते हैं कि समान मौका दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। एक बहुत ही अच्छी बात जो सभी शासन व्यवस्थाओं में हमें देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ लोकतंत्र के अंदर देखने को मिलती है, वो क्या है दोस्तों कि लोकतंत्र के अंदर ना महिलाओं को भी समान माना जाता है। बहुत से जो देश हैं, आज के समय में तो वहां पर महिलाओं को समान माना जा रहा है, लेकिन अगर आप आज से लगभग 50-60 साल पीछे चले जाते हैं तो वहां पर महिला को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, उनको किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं दी गई थी। बात की जाए दोस्तों के बहुत से देश जहां पर लोकतंत्र है वहां पर महिलाओं को समान माना गया है कि जो अधिकार पुरुषों को दिए गए हैं वैसे ही समान अधिकार महिलाओं को भी दिए गए। महिलाओं ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया और ये सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है जहां पर समाज में महिलाओं को पुरुष के बराबर हिस्सा मिला है कि भाई जो अधिकार महिलाओं के पास हैं, जो अधिकार पुरुषों के पास हैं, वही महिलाओं को मिलेंगे। अगर पुरुषों को आजादी मिली है तो महिलाओं को भी मिलेगी, अगर पुरुषों को समानता मिली है तो महिलाओं को भी मिलेगी, अगर पुरुषों को कोई काम करने पर जितना पैसा मिलता है उतना ही काम करने पर महिलाओं को मिलेगा। ये इस प्रकार की स्थिति हमें कहां मिलती है दोस्तों? हमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की जो समानता है वो हमें लोकतांत्रिक देशों को मिलती है। बहुत से तानाशाह देश जो हैं वहां पर अभी भी महिलाओं को मूलभूत अधिकार नहीं मिले हैं। महिलाओं को आप देखते हैं कि पुरुषों के समान कोई भी अधिकार उन देशों में नहीं दिए गए हैं। एक बड़ी चीज दोस्तों जो हमें लोकतांत्रिक देशों के अंदर दिखती है वो ये है कि जातिगत असमानता। उसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो भारत है, भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर जाति के आधार पर भी आपको विखंडन या फिर बंटवारा होते हुए दिखता है। और हम देखते हैं कि ये जो जातिगत असमानता है ना दोस्तों, ये लोकतंत्र के द्वारा कम की जाती है कि हमारी जाति ऊपर है, तुम्हारी जाति नीचे है। ऐसा नहीं है। देखो, जाति के आधार पर अगर देखा जाए, पुराने समय के अंतर्गत लोगों ने भेदभाव किया, शोषण किया, लेकिन देश के संविधान को निर्मित करने के बाद ये बता दिया गया कि देश के अंदर मौजूद हर जाति समान है ना? देश के अंदर जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है जो क्या करती है दोस्तों, जो सारी जातियों को एक समान मानते हुए चलती है और सबको आगे बढ़ने का मौका दिखती है। हालांकि कुछ ऐसे हमारे लोग हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं पिछड़े रह गए हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो उनको क्या किया जाता है दोस्तों कि उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनके जीवन को थोड़ा बेहतर किया जा सके। और ये सिर्फ और सिर्फ हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही होते हुए दिखता है। अब दोस्तों कुछ हमारे और बिंदु होंगे, उनको भी एक एक कर हम लोग डिस्कस करते चलते हैं, है ना? और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके समक्ष नहीं आने देते हैं कि आखिर ये सभी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, लोकतंत्र की अच्छाइयां, लोकतंत्र की कमियां, लोकतंत्र के बारे में जो इतना डिस्कशन हमने अब तक किया इन 40 से 45 मिनट के अंदर, तो अब आखिर इस पूरे डिस्कशन का हमें रिजल्ट क्या निकलने वाला है ना? क्या लोकतंत्र सच में बेहतर है दूसरी शासन व्यवस्थाओं से? क्या लोकतंत्र को सभी देशों के अंदर इस्तेमाल किया जाना चाहिए? इस पर हम लोग अब क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कशन करेंगे। हम देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है ना? आप देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर हर 18 साल से जो बड़ा व्यक्ति होता है वो अपने नेता लोगों को चुनता है और जनता के प्रति जो नेता लोग होते हैं वो जवाबदेह होते हैं। नेता लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, उनको जवाब देना होगा। जनता, लोकतांत्रिक देशों के अंदर जो मीडिया होती है वो स्वतंत्र होती है, वो सरकार की गलतियों को बताती है कि भाई ये गलत गलत काम सरकार कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज का कल्याण करे। जनता के पास मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। सरकारें देश की एकता को बनाकर रखती हैं, देश की अखंडता को बनाकर रखती हैं और देश में संघवाद, है ना, यानी कि राज्य सरकारें और जो हमारी केंद्र सरकार होती है उसको भी हम देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर तेजी से आगे बढ़ाया जाता है। अगर लोकतंत्र के अंदर हम लोग देखें कि लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं, कि समाज में लोकतंत्र किस तरीके से बदलाव लेकर आता है ना? तो पीछे हमने देखा था दोस्तों कि लोकतंत्र से हम लोग क्या अपेक्षा रखते हैं कि लोकतंत्र सबको साथ लेके चले, सबको वोटिंग में समान अधिकार मिले, लोकतंत्र के अंदर सरकारें जवाब दें, है ना, नेता लोगों से सवाल पूछे जाएं वो जवाब दें, आजादी मिले मीडिया को और उसी के साथ सरकारें जिम्मेदारी से काम करें, हर नागरिक के पास मूलभूत अधिकार हो। लोकतंत्र की सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, वो जनता की भलाई, देश की भलाई, राज्य की भलाई करें, देश को एकता के साथ आगे बढ़ाएं। अब एक सामाजिक तौर पर हम लोकतंत्र से क्या क्या अपेक्षा करते हैं, सामाजिक तौर पर लोकतंत्र ने हमारे समाज में लोकतंत्र ने क्या बदलाव किया है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में बहुत सारे विखंडन होते हुए दिखे थे। अंग्रेजों ने देश के अंदर आप देखते हैं कि फूट डालो शासन करो की नीति की मदद से हिंदू मुस्लिमों के बीच में बड़े तौर पर आप देखते हैं दोस्तों की झगड़ा पैदा कर दिया था। वो तो हमारे देश के संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान को सही तरीके से लागू किया और देश के अंतर्गत मौजूद ये जो अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग भाषाएं थी,
इनके बीच के जो टकराव थे उसे कहीं ना कहीं समाप्त किया। और हम देखते हैं दोस्तों कि लोकतांत्रिक व्यवस्था देश के अंतर्गत मौजूद जो हमारे ये सामाजिक टकराव होते हैं उनको बहुत क्या कर देती है, कम कर देती है ना। जैसे अगर कुछ लोग ये कहें कि हमारी भाषा के लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा तो उनको देश के शासन में शामिल कर लिया जाता है कि भाई आप भी आ जाइए और बताइए कि कैसे आपको आगे बढ़ाना है। तो फिर उनको समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं ये बात सही है और हमें सही मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, है ना। तो आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अलग अलग समूह, जातियों, भाषाओं के बीच में अगर कोई टकराव होता है तो उनको देश के शासन में शामिल कर देश की पावर उनके साथ शेयर कर उस समस्या को कम किया जाता है। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, हर व्यक्ति को आजादी दी जाती है ना। उसी के साथ साथ समाज का कमजोर से कमजोर व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति जो होता है वो कानून की नजर में समान होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही देखने को मिलता है, किसी और दूसरी शासन व्यवस्था में नहीं। तो दिए गए इन सभी कारणों से हम ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ, लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं। वो गरीबी को कम नहीं कर पा रहा, वो आर्थिक असमानता को कम नहीं कर पा रहा, लेकिन वो व्यक्ति को आजादी देता है, वो व्यक्ति को आप देखते हैं दोस्तों सम्मान देता है, वो वेद सरकार को निर्मित करता है, नेता लोग जवाबदेह होते हैं, है ना, जनता के पास पावर होती है। ये किसी और दूसरी शासन व्यवस्था में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। चलिए, यहां तक तो दोस्तों हमने आपके साथ इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे सारे बिंदु थे उनको एक एक करके डिस्कस किया है। मेरे लाल, क्या आप लोग तैयार हैं? सर जी क्या करेंगे अब? आहा आहा आहा। अब दोस्तों यहां पर हम लोग आप सभी के साथ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे एमसीक्यू वाले होने वाले हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सवाल है कि वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है? तो वर्तमान समय में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो लोकतंत्र है वो दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली शासन व्यवस्था है, जो दुनिया के बहुत से देशों ने अपनाई हुई है। अगला सवाल है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, लोकतंत्र के अंदर फैसले कैसे लिए जाते हैं? लोकतंत्र के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों सामूहिक सहमति से विचार विमर्श कर डिस्कशन कर फैसले लिए जाते हैं। अगला सवाल है कि गैर लोकतांत्रिक शासन का सबसे बड़ा दोष क्या होता है? देखिए, गैर लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि क्या कमी हमें देखने को मिलती है। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में फैसले बिना सोचे समझे लिए जाते हैं, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। जनता के प्रति जो वहां का राजा होगा या फिर जो सरकार होगी वो जवाबदेह नहीं होती, जनता सवाल नहीं पूछ सकती है, और देश का जो शासन होता है वो एक व्यक्ति या फिर उसके परिवार के पास होता है। तो ये सारी कमजोरियां हमें गैर लोकतांत्रिक देशों में या फिर अलोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती है। उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है? दोस्तों, एक राजनीतिक दल है, एक नैतिक दल है, एक सामाजिक मूल्य है या फिर एक देखिए लोकतंत्र क्या है दोस्तों? एक राजनीतिक व्यवस्था है, शासन चलाने की एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सबका साथ सबका विकास किया जाता है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? कि इनमें से वो क्या चीज है जो लोकतंत्र की आपको कमियां दिखाता है कि ये ना लोकतंत्र अभी भी खत्म नहीं कर पाया है? लोकतंत्र के अंदर आर्थिक असमानता अभी भी मौजूद है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, जो अंतर है, वो लोकतंत्र कमजोर करने में नहीं दिख पाया है, उतना सफल नहीं हो पाया है। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसके पास होता है? लोकतंत्र के अंदर कि हम अपने नेता लोगों को चुने और हम लोग चुनाव में भाग लें, तो ये कौन करता है? ये देश की जनता के द्वारा आप देखते हैं कि किया जाता है। देश की जनता चुनाव में भाग लेती है और अपने नेता लोगों को चुनती है। अगला सवाल है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है ना। देखिए, लोकतंत्र का जब भी हम लोग देखते हैं कि एक चीज है जो लोकतंत्र के अनुरूप हमें देखने को नहीं मिलती है, वो ये है कि लोकतंत्र के अंदर क्या बहुसंख्यकों का शासन होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, नहीं भाई, लोकतंत्र के अंदर तो सबका शासन होता है, चाहे आप बहुसंख्यक हो या फिर अल्पसंख्यक हो। देश की समस्त जनता का आप देखते हैं कि उसमें देश की समस्त जनता को पावर दी जाती है। जो देश में ज्यादा है उनको साथ लेकर नहीं चला जाता। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सबका साथ सबका विकास हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत होता हुआ दिखता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहां पर सही ऑप्शन है। अगला सवाल, लोकतंत्र के अंदर जो सरकारें होती हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? उत्तरदायी का मतलब जवाबदेह, कि सरकारें जो हैं, नेता लोग हैं, वो किसको जवाब देते हैं? संसद के प्रति, जनता के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या फिर मंत्रिपरिषद के प्रति? आपको पता है दोस्तों कि जनता सवाल पूछती है और जनता के प्रति ये उत्तरदायी या फिर जवाबदेह होते हैं। अगला सवाल कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किस में बनी है? कि आप देखते हैं कि सरकार और जनता के बीच आप देखते हैं कि कौन सी शासन व्यवस्था होगी जहां पर आप देखते हैं कि नियमित बात होती रहती है, जनता अपनी मांगे बताती रहती है कि भाई ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, और उस हिसाब से फिर आप देखते हैं कि देश में नियम और कानून बनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही देखने को मिलती है। सैनिक तंत्र में, राष्ट्रतंत्र में या फिर आप देखते हैं कि अधिनायकवाद में कुछ भी ऐसा जनता की उम्मीद को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में हमें किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है? हमारे प्यारे भारत के अंदर हमें अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश में चुनाव हुए, है ना,
और हमारे देश में जब चुनाव हुए तो हमने अपने नेता लोगों को चुना। अब ये जो चुने हुए नेता लोग होते हैं फिर ये देश को चलाने के कानून को बनाते हैं। आपने और हमने थोड़ी कानूनों को बनाया, हमने नेता लोगों को चुना और फिर नेता लोगों ने देश को चलाने के कानूनों को बनाया। तो देश में पावर तो जनता के पास है, लेकिन सीधे तरीके से नहीं, नेताओं के द्वारा होती है। इसी को हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। वहीं दुनिया में एक देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर डेमोक्रेसी है और वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि प्रत्यक्ष वहां पर लोकतंत्र है। जब वहां पर आप देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद जो नेता लोग चुन लिए जाते हैं, लेकिन जब कानून बनाया जाता है तो जनता से पूछ पूछ कर कानून बनाया जाता है। हर एक कानून बनाने के लिए जनता से इंफॉर्मेशन ली जाती है कि बनाए कि नहीं बनाए, है ना। भारत के अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किस सरकार में हमें नियमित तौर पर चुनाव होते हुए दिखते हैं? आप सभी को बताया दोस्तों कि वो लोकतंत्र ही है जहां पर चुनाव होते हैं। राष्ट्रतंत्र में नहीं होते, सैन्य शासन तंत्र में भी नहीं होते, ना ही गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। और कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आप सभी के साथ जो आपके होमवर्क के ये जो पूरे के पूरे चैप्टर से संबंधित बिंदु थे उनको डिस्कस किया। आज की क्लास के जो आपके होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे, तो जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आगे, आप सभी का करते हैं शुक्रिया। मुलाकात करेंगे अपने एक नए चैप्टर के अंदर, उसके अंतर्गत एक नए बिंदु को आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है कि लोकतंत्र के परिणाम नामक ये जो हमारा अध्याय है वो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।